Hi and welcome to the 7 day study series for ACCA F3 पेपर। देखिए जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को लेकर के। इनफैक्ट एक छोटा सा सीक्रेट आपको बताऊँ, जो नोट्स आपको इस सीरीज़ के अंदर दिखने वाले हैं वो स्पेशली इसी सीरीज़ के लिए मैंने बनाए। यानी कि आज तक ये नोट्स थे ही नहीं, ये नोट्स स्पेशली इन 7 डे की सीरीज़ के लिए है। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम 7 दिन के अंदर 7 एपिसोड नहीं लेकर आ रहे, 7 दिन के अंदर 21 एपिसोड्स लेकर के आ रहे हैं। स्केड्यूल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा होता है। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं देखना तो चाहिए ही, अगर देख रहे हो आप तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपका कमेंट चाहिए और लाइक भी बराबर से आ जाना चाहिए। चलें जी, ज़्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा, फटाफट शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. चलो जी, तो यहाँ पर हम चलने वाले हैं कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। थोड़ा डिफरेंट तरीका है, बट कुछ समय साथ चलें मेरे तो आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और फिर ये तरीका मुझे ऐसा लगता है आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ठीक है, सो इनिशियली जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी टाइमलाइन आपके सामने है। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे डिस्काउंट से, ये देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता क्या है और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा सेल्स टैक्स, इसका कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक होगा रिसीवेबल्स, यानी कि जब आप किसी को उधार में माल बेचते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से आपको करनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटी आती हैं, लेजर या फिर बैड डेब्ट्स जब हमारे सामने आता है तो हम किस तरह से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक्स हम इस पहले लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलें। सो वी आर क्विकली गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्काउंट्स। डिस्काउंट के अंदर अगर आप देखेंगे, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट हियर, वन इज़ दी ट्रेड डिस्काउंट एंड दी अदर वन इज़ दी कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्लास 11th हम अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें पता होता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है, फिर भी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट इज़ बेसिकली ए डिस्काउंट ऑन दी लिस्ट प्राइस जो बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ कस्टमर्स को देते हैं फॉर मीटिंग ए सर्टन क्राइटेरिया। ऑब्वियसली हम अपने बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। सम रीजंस कुड बी, हम चाहते हैं हमारा कस्टमर हमसे बल्क में यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में माल खरीदे तो हम उन्हें बल्क डिस्काउंट दे देते हैं एंड दैट इज़ ए टाइप ऑफ ए ट्रेड डिस्काउंट। या फिर हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो कस्टमर्स मार्केट में हैं वो दूसरे की बजाय हमारा माल ज़्यादा खरीदे एंड दैट्स वाई वी कैन गिव देम ए ट्रेड डिस्काउंट कि आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इतने प्राइस पे ही हम आपको माल बेचने वाले हैं। या फिर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो इनिशियली उसे कम प्राइस के ऊपर हम सेल करते हैं। नाउ दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग हम नहीं करते, यानी कि किसी जर्नल एंट्री के अंदर इसे इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दिस इज सिंपली प्री डिसाइडेड। ठीक है ना, अगली बात यहाँ पर हमारी आती है कैश डिस्काउंट की। ACCA के अंदर जो बुक्स हैं उसके अंदर कैश डिस्काउंट को सेटलमेंट डिस्काउंट के नाम से भी बोला गया है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। नाउ कैश डिस्काउंट का पर्पस बहुत स्पेसिफिक है, ये डिस्काउंट दिया जाएगा अगर हमारा कस्टमर हमें टाइमली पेमेंट करेगा, यानी कि हम उसे मोटिवेट करना चाहते हैं हमें समय से पेमेंट करने के लिए। ठीक है, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न ऑफ गिविंग दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। ठीक है, यस इसकी अकाउंटिंग हम करते हैं, बट क्लास 11th के अंदर जैसे अकाउंटिंग किया करते थे अब वैसी अकाउंटिंग इसके अंदर नहीं होगी। यहाँ पर 2 मेन डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। क्लास 11th के अंदर सबसे पहले तो आप एक अकाउंट क्रिएट किया करते थे जिसका नाम होता था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, रिमेंबर। अब वो अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड का हम नेचर एक्सपेंस मान करके चलते थे, यहाँ वो कहते हैं जी आप नया अकाउंट डिस्काउंट अलाउड मत क्रिएट करें, आप सिंपली रेवेन्यू को यानी कि जो आपका सेल्स का अमाउंट है उसे कम कर लें, यानी कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट the discount, the cash discount given to the customer as a expense, we are going to treat it as a reduction in revenue। आगे जाकर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, आप क्लियरली समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ।
ठीक है। दूसरी बात अभी फटाफट सुन लें इसको लेकर के भी, एक तो हम उसे खर्चा नहीं मान रहे डिस्काउंट को, हम उसको क्या मान रहे हैं, हम उसको रिडक्शन रेवेन्यू मान रहे हैं अगर हम डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं तो, है ना। दूसरी बात इसके अंदर हमारी ये हो जाती है कि हमें एंट्री करनी है जब भी हम माल उधार में बेचेंगे, है ना, क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है। जब भी हम माल उधार में बेचेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन के बेस पे एंट्री करनी है। अब यूजुअली होता ये कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, फ्रॉम एक्सपीरियंस हमें पता है कि कौन टाइम से पैसे देने वाला है, कौन लेट पेमेंट हमेशा करता है, एंड एक हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर हम उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एंट्री करते हैं, ठीक है। अब सर हम कैसे पता लगाएं, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको कि कस्टमर कैसा है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अगली बात इसके अंदर क्या है कि भाई एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हमको एंट्री करनी है, तो दो ही एक्सपेक्टेशन हो सकती है। एक पर्टिकुलर कस्टमर या तो हमें टाइमली पेमेंट करेगा या तो लेट पेमेंट करेगा। अगर टाइमली पेमेंट करेगा तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, अगर लेट पेमेंट करेगा ये एक्सपेक्टेशन है, दैट मीन्स वी विल नॉट बी गिविंग हिम डिस्काउंट एंड पूरा प्राइस हम उससे चार्ज करने वाले हैं। ये दो ही हमारे सिनेरियोस बनते हैं, कोई तीसरा सिनेरियो बनता नहीं। अब कई बार ऐसा सवाल आता है कि सर अगर जो हमारा कस्टमर है वो नया कस्टमर है, हमें तो पता नहीं है, तो अगर हमें पता नहीं होता है तो हम बेसिकली अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमें टाइमली पेमेंट नहीं करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, इस बात को समझते हैं कि सर ये एक्सपेक्टेशन वाली बात किस तरह से हमारी अकाउंटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सो देखें, सेटलमेंट डिस्काउंट, कंफ्यूज ना हो, कैश डिस्काउंट ही है ये, प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट ही है। नाउ उधार क्रेडिट पे जब हम माल बेच रहे हैं, पहला सिनेरियो हमारा क्या है, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि समय से हमें पेमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि हम माल बेच रहे हैं $100 का और कैश डिस्काउंट देंगे 2% का अगर हमें टाइमली पेमेंट मिल जाती है ना। ना फॉर एग्जांपल पहला सिनेरियो देखते हैं कि हमारा कस्टमर हमें क्या करेगा, टाइमली पेमेंट कर देगा, ऐसा हमें लगता है, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए। सो आप देखें यहाँ पर फॉर्मेट में भी आपको एंट्री के चेंज दिखेगा। यूजुअली हम इस केस के अंदर डेबिट को बाद में लिखते हैं और क्रेडिट की बजाय टू लिखते हैं, है ना। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट पहले लिख देंगे। एनीवेज, रिसीवेबल्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये रिसीवेबल्स क्या है, रिसीवेबल्स इज बेसिकली योर डेटर, ठीक है, एंड क्रेडिट कर रहे हैं हम रेवेन्यू अकाउंट को, तो यहाँ पर सेल्स की बजाय रेवेन्यू यूज़ कर रहे हैं। सर सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, बट बुक्स के अंदर यूजुअली रेवेन्यू दे रखा है, तो जब आप बुक की तरफ पढ़ने के लिए जाओ आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम भी अभी रेवेन्यू ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली डेबिट कर रहे हैं हम डेटर्स को और क्रेडिट कर रहे हैं सेल्स को, एंड डेटर को रिसीवेबल्स एंड सेल्स को रेवेन्यू। मैं एक ही बार बताऊँगा तो आप ध्यान रखें इस बात को। अच्छा, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाइमली पेमेंट हो जाएगा, राइट। $100 का माल है, 2% का डिस्काउंट यानी कि $2 का डिस्काउंट हम सामने वाले को देंगे, राइट। सो दैट बेसिकली मीन्स कि हम एंट्री शुरुआत में ही $98 से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम मान रहे हैं ना सामने वाला हमें टाइमली पेमेंट कर देगा और हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसलिए आज ही हम क्या कर रहे हैं, अपने सेल्स को कम कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, सेल्स को कम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ए डिस्काउंट अलाउड एज ए एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब सर एक्सपेक्टेशन हम कुछ और कर रहे हैं और रियलिटी में कुछ और हो गया तो क्या होगा, ठीक है। पहले तो अगर एक्सपेक्टेशन रियलिटी हमारी बराबर है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है, सामने वाला हमें टाइमली पेमेंट कर देगा। अगर रियलिटी भी हमारी ये है कि वो हमें सच में टाइमली ही पेमेंट कर रहा है आगे चल करके, तो हम सिंपली कैश उससे रिसीव करेंगे क्योंकि हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। वी आर सिंपली गोइंग टू डेबिट द कैश विथ $98 एंड क्रेडिट द रिसीवेबल्स बाय $98, ठीक है जी। ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। सर व्हाट इफ़ पेमेंट रियलिटी के अंदर हमें समय से नहीं आई, बिकॉज ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमारा एक ट्रस्टवर्दी कस्टमर था जो हमें यूजुअली टाइमली ही पे करता था, बट फॉर सम रीज़न ही वॉज नॉट एबल टू पे ऑन टाइम एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव हिम डिस्काउंट नाउ। अगर ऐसा है, हमारा रियलिटी कुछ और निकल के आता है, इन दैट सिनेरियो आप क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे कैश को, वो हमें $100 पूरा का पूरा देगा बिकॉज अब वो डिस्काउंट का हकदार नहीं है, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। यूजुअली हम क्या करते थे, यहाँ पर जब हम सामने वाले को अब डिस्काउंट हम नहीं दे रहे हैं, तो अब देखिए रिसीवेबल हमने
डेबिट किया था $98 से, तो अब आप उसको क्रेडिट 98 से ही करोगे बिकॉज हमें उसे पूरी तरह से रिमूव करना है। बट लुक व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ पर रेवेन्यू आपने कम से रिकॉर्ड किया था, बट क्योंकि सामने वाला तो लेट पेमेंट कर रहा है, हम रेवेन्यू को दोबारा से इंक्रीज़ करके $100 पे लेकर के आ जाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें $2 से रेवेन्यू इज़ बेसिकली सेल्स को क्रेडिट करना पड़ रहा है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हमने सेल्स को कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया था इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए कम्प्लीटली डिफरेंट अकाउंट कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करने की बजाय सेल्स कम रिकॉर्ड कर लिया था, और जब हमारा रियलिटी मैच कर गया यानी कि टाइमली पेमेंट आया तो कोई दिक्कत नहीं थी। टाइमली पेमेंट नहीं आया तो हम अपने रेवेन्यू को दोबारा से इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर अब आपको डिस्काउंट आप उसे नहीं दे रहे हो तो आप उससे पूरा पैसा लोगे। ठीक है, एक सिनेरियो और इसके अंदर पॉसिबल है कि हमारा कस्टमर ऐसा है जो कभी हमें टाइमली पेमेंट नहीं करता, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो हमें इस बार भी टाइमली पेमेंट नहीं करेगा। सेम एग्जांपल को लेते हैं, देखिए आप सेकेंड सिनेरियो के अंदर अगर ऐसा है, हमें लगता है कि भाई ये हमें टाइमली पेमेंट नहीं देने वाला है या फिर कोई नया कस्टमर है, तो हम एंट्री तो वही करेंगे बट हम एंट्री पूरे $100 से कर लेंगे बिकॉज वी थिंक दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑन टाइम। अब रियलिटी में अगर सच में ऐसा हुआ कि उसने लेट ही पे किया, सो वी आर गोइंग टू रिसीव $100 इन कैश एंड देयरफॉर हम कैश को डेबिट कर लेंगे और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करके मामला क्लोज करेंगे। बट हो सकता है वो नया कस्टमर अपनी रेपुटेशन आपके सामने बनाना चाह रहा हो एंड बिकॉज ऑफ दैट उसने आपको टाइमली पेमेंट कर दिया, राइट। एंड सिंस ही इज़ पेइंग यू टाइमली, आपको उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। देखें 11th क्लास के अंदर जब आप ये एंट्री करते थे तो आप कैश डेबिट करते थे, साथ ही साथ में डेबिट करते थे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, यानी कि एक एक्सपेंस क्रिएट करते थे। बट यहाँ हमें एक्सपेंस क्रिएट नहीं करना है, यहाँ हमें हमारी इनकम को, हमारे रेवेन्यू को कम करना है। ठीक है, सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डूइंग हियर। कैश हमें $98 मिलेगा बिकॉज हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ गया टाइमली पेमेंट की वजह से। $2 का जो डिफरेंस है उससे हम हमारे रेवेन्यू को कम कर रहे हैं। जो हमने पहले $100 से किया था क्रेडिट, अब $2 से डेबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जो है कम हो जाएगा। एंड रिसीवेबल्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं 100 से। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं सर? क्योंकि उसे डेबिट 100 से किया ना, तो क्रेडिट 100 से करेंगे तो ही तो अकाउंट जो है मैच होगा, राइट। एंड देयरफॉर अब आप देखें तो क्रेडिट सेल्स के अंदर बड़ा क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी दी एंट्री। सर व्हाट विल हैपन इन कैश सेल्स? तो कैश सेल्स के अंदर एक्सपेक्टेशन रियलिटी का कोई फंडा ही नहीं है, क्योंकि वो आपसे माल ले रहा है और एक्सचेंज में आपको क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है, राइट। सो सिंस दैट इज़ हैपनिंग, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का कोई पंगा नहीं रहेगा। सिंपली आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट को, और वो एंट्री हमारे इसी एग्जाम्पल को देखें तो $98 से वो एंट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब सर माल जब हम खरीदते हैं तो क्या होता है, राइट। यानी कि अब बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और कैश में परचेज़ कर रहे हैं, सिंपल है, कैश में परचेज़ कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब इस केस के अंदर जो एंट्री क्लास 11th में करते थे बस वही एंट्री होगी। आप डेबिट कर देंगे परचेजेस को, कैश को क्रेडिट कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। सो लेट्स से सेम हम $100 का माल परचेज़ कर रहे हैं और $2 का हमें यहाँ पर अगर कैश डिस्काउंट मिलना है, तो कैश पेमेंट कर देने से हमारा $100 का जो परचेजेस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और कैश हमें कम पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू नेचर का अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सर क्लास 11th में जैसा हम काम करते थे वैसे ही क्या? यस, एग्जैक्टली वैसी ही एंट्री होगी, सिंपल है। अब यहाँ पर अगली बात देखें, व्हाट अबाउट क्रेडिट परचेज? सर जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली हम माल पहले खरीदेंगे, तो सर यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होगा क्या? नहीं, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली आप $100 से एंट्री कर लेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और पेबल्स, यहाँ पर क्रेडिटर्स को हम पेबल्स बोल रहे हैं, उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे $100 से। एंड लेट्स से कि हमने टाइमली पेमेंट कर दिया है, अगर हम टाइमली पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड देयरफॉर द एंट्री ऑफ पेबल्स इज़ गोइंग टू बी डेबिट बाय 100। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 98 से, बिकॉज हम कम अमाउंट दे रहे हैं, एंड $2 का हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड हमें नहीं मिल रहा है तो सिंपली परचेज पेबल्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट और $100 से ही एंट्री होगी।
ठीक है। सो क्लास 11th में जैसी आप एंट्री करते थे एग्जैक्टली वैसी हमें यहाँ एंट्री करनी, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, पूरा जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली एक सिनेरियो आपको दे रखा होता है और उसमें दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना होता है कि कौन सा एंट्री जो है वो सही है, ठीक है। सो रिलेटिवली आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज इसके अंदर और कोई सिनेरियो बनता नहीं है। जो आपको बताया है मैंने इसके अंदर, बस ये आपको समझ में आ गया ना तो क्लियर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स या परचेज से रिलेटेड कोई भी सवाल आया आप बड़े आराम से उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट फॉर द टुडेज लेक्चर विच इज़ सेल्स टैक्स। नाउ सेल्स टैक्स के अंदर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। गवर्नमेंट कहती है कि आप जब कस्टमर को माल बेचते हैं तो आप उससे सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जब आप माल खरीदते हैं किसी से तो आप उसे सेल्स टैक्स का पेमेंट करते हैं। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर हो सकता है हमें पेमेंट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि हमें रिफंड मिल जाए, बट इसको लेकर के और आगे हम डिस्कशन करते हैं। बट फिलहाल जो एंट्रीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो परचेज और सेल्स की, सिंपली उसके अंदर एक ही चेंज आ रहा है। अगर आप माल खरीदते हैं तो देखें सेल्स टैक्स अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाता है, ठीक है। बाकी एंट्री सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं है। बट जब आप सेल्स करते हैं और पैसा कलेक्ट करते हैं, राइट, या फिर क्रेडिट में सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सी IFRS 15 कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो उसे आप सेल्स में नहीं डाल सकते, उसके लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दी सेल्स टैक्स अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। नाउ यहाँ पर एंट्री को लेकर के कोई खास सवाल पूछा नहीं जाता। जो सवाल पूछा जाता है वो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो पहले कैलकुलेशन की बात हम देख लेते हैं। दो तरीके से आपको सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो सेल्स का अमाउंट दे रखा होगा या परचेज का अमाउंट दे रखा होगा वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स दिया हुआ हो सकता है या फिर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। अगर आपको एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स का अमाउंट दे करके रखा है, सो वेरी सिंपल, यू सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय द रेट अपॉन 100, है ना। जो भी टैक्स का रेट दे रखा है डिवाइडेड बाय 100 आपका काम हो गया। वैसे ही अगर आपको इंक्लूसिव दे रखा है सो दी फॉर्मूला इज गोइंग टू बी रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो हमारे लिए नई नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आप ये वाला सवाल देखें। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम माल खरीद रहे हैं। सो 10,000 का गुड्स हम खरीद रहे हैं विच इज़ एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर कैलकुलेशन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि रेट अपॉन 100 से ये काम होगा, ठीक है। बट आपको अगले ही ट्रांजैक्शन के अंदर 35,250 का ट्रांजैक्शन हुआ है विच इज़ इंक्लूसिव सेल्स टैक्स। तो वेरी सिंपली 35,250 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 यानी कि रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, है ना, यानी कि 117.5। ऐसा करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि जब हमने माल ख़रीदा तो हमने सप्लायर को कितना सेल्स टैक्स दिया है। अब सेल्स ट्रांजैक्शन आप देखें तो सेल्स ट्रांजैक्शन में भले परचेज या सेल का हो, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो अगर आप यहाँ देखें तो 20,000 एक्सक्लूसिव दे रखा है, वेरी सिंपल 20,000 एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव के अंदर वेरी सिंपली 17.5 डिवाइडेड बाय 100 हम कर देंगे टू कैलकुलेट कि सेल्स टैक्स का अमाउंट कितना है। और वैसे ही 58,750 के अंदर 17.5 यानी कि रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट यानी कि 117.5 से इसे डिवाइड कर देंगे। सो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा जो आपका निकल करके आएगा सेल्स के ऊपर कितना सेल्स टैक्स आपने कलेक्ट किया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे कि परचेज़ के ऊपर कितना सेल्स टैक्स है, सेल्स के ऊपर कितना सेल्स टैक्स है, और दोनों को नेट करके यानी कि माइनस करके फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। मूविंग ऑन,
मैं दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि सेल्स टैक्स वर्क कैसे करता है, यानी कि कब हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को हमें सेल्स टैक्स देना है या फिर गवर्नमेंट से सेल्स टैक्स का हमें रिफंड लेना है। येस, इट इज़ पॉसिबल कि गवर्नमेंट से आपको रिफंड भी लेना पड़े। वो उस केस में होता है जब हमने माल खरीदा बहुत है मगर बेच उतना नहीं पाए। ठीक है, ओके। अब आपको मैं लेजर भी दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम के अंदर लेजर बनाने नहीं आपको आएगा, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए लेजर का एक बेसिक ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, आप देखें सेल्स टैक्स का अकाउंट जब भी आप माल खरीदेंगे तो डेबिट साइड के अंदर एंट्री आएगी, और जब भी आप माल कस्टमर को बेचेंगे तो सेल्स टैक्स हमारा क्रेडिट होता है, एंड दैट्स वाई क्रेडिट साइड के अंदर रिसीवेबल्स या कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप सेल्स टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं तो डेबिट साइड के अंदर बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा, यानी कि आप पेमेंट कर रहे हैं। और अगर पेबल साइड यानी कि माल खरीदते समय आपने जो टैक्स पे किया, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन द टैक्स दैट यू हैव कलेक्टेड, तो क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंसिंग फिगर आएगा, विच वुड बेसिकली मीन कि आपको रिफंड करना पड़ेगा सेल्स टैक्स को। ठीक है, एक बेसिक सा टर्म आपको बता दूं। बेसिक सा टर्म ये है कि जब हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, जब हम कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, एंड व्हेन वी आर परचेजिंग एंड वी आर गिविंग टैक्स, तो उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर, वेरी सिंपल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैड डेट्स, है ना। 11th-12th में बैड डेट्स हम बोलते हैं, यहाँ पर नाम जो है ना थोड़ा सा लंबा कर दिया है मगर काम वही है। नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल इररिकवरेबल डेट्स, इसे आप बैड डेट्स कहते थे। सो अगर कोई कस्टमर आपको पैसे नहीं देता है, वो दिवालिया हो गया या आपका उससे झगड़ा हो गया, वॉट एवर रीज़न, आपको पैसा वो नहीं मिलने वाला, आपको पूरी तरह से यकीन हो चुका है, तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा इररिकवरेबल डेट को। इसकी एंट्री बिल्कुल वैसी है जैसी आप 11th क्लास के अंदर किया करते थे, बस नाम चेंज हो गया है। बैड डेट एक्सपेंस की बजाय इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और डेटर्स की बजाय हम रिसीवेबल्स कह रहे हैं डेटर्स को यहाँ पर। कई बार कुछ अमाउंट हम रिसीव भी कर सकते हैं तो कैश अकाउंट उसमें डेबिट हो जाएगा अगर कुछ पैसा आपको रिसीव हो जाता है तो। ठीक है, बट फिलहाल दिस यूज टू बी दी एंट्री, बस फॉर्मेट और नाम चेंज हो गए अकाउंट के, अदरवाइज एंट्री बिल्कुल वही है। ठीक है, अब अगली बात हम यहाँ पर देखें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैड डेट्स रिकवर हो जाए, राइट। यानी कि हमारा झगड़ा हो गया था एक कस्टमर से और उसने बोला जाओ जो करना है कर लो, मैं पैसे नहीं देता। ठीक है, ओके। अब आगे जा कर के उसे आपसे माल चाहिए या फिर उसका मूड वूड ठीक हो गया, उसने कहा ठीक है जी आप ले लो पैसा, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें नींद नहीं आ रही, ले लो पैसे। तो भाई इररिकवरेबल डेट जो पहले हमने अनाउंस कर दिया था कि ये तो पैसे नहीं मिलने वाले, अब हमें वो पैसे मिल रहे हैं, इन दैट सिनेरियो आप इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे एंड यू आर गोइंग टू क्रेडिट इररिकवरेबल डेट अकाउंट एंड यू आर गोइंग टू डेबिट रिसीवेबल अकाउंट। नाउ रिमेंबर, आप जब 11th में थे तो ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए यू बेसिकली यूज टू रिकॉर्ड ए एंट्री वेयर बैड डेट्स रिकवर्ड नाम का एक अकाउंट क्रिएट करते थे। सबसे पहली बात देखें कि सर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अलाउड है। कई सारे बिजनेसेस बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं, बट क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पहले का बैड डेट्स अनाउंस किया हुआ रिकवर हो जाए, इसलिए यूजुअली बड़े बड़े बिजनेसेस बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, और फॉर दी एग्जामिनेशन पर्पसेस आप भी ये अकाउंट क्रिएट ना करें तो बेटर है। हम यहाँ पर इररिकवरेबल डेट अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो एग्ज़ाम पर्पस जैसे ही मैंने बोल दिया तो आपको इसे तो तुरंत अब हटा देना चाहिए। आप कहोगे कि सर कैश तो यहाँ पर रिसीव हुआ होगा तभी तो रिकवर हुआ है, आप तो रिसीवेबल्स को डेबिट कर रहे हो, यानी कि डेटर्स को इंक्रीज कर दे रहे हो। सो द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, हम पहले ये एंट्री करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू पास अनदर एंट्री वेयर वी आर सिंपली गोइंग टू डेबिट द कैश एंड अगेन क्रेडिट दी रिसीवेबल्स टू शो कि हाँ एक्चुअली में हमारे पास पैसा आ चुका है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है, सामने वाला बस फ़ोन करके बोलता है जी हम आपको पैसे दे देंगे और हम रिसीवेबल्स अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं और फिर वो अगले दिन आकर के हमको पैसे दे देता है। तो कई बार ये एंट्री अलग डेट्स को भी हो सकती है। अगेन ये जर्नल एंट्री करने के लिए एग्ज़ाम में आपको नहीं आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अलाउंस फॉर रिसीवेबल। सर ये क्या चीज़ है? आपको याद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज दैट, बस नाम चेंज करके इसे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स रख दिया गया है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज़ वन प्राइमरी डिफरेंस इन दी एंट्री। वहाँ पर जब आप प्रोविज़न को इंक्रीज़ करते थे या डिक्रीज़ करते थे तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू किया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्रोविज़न को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उस प्रोविज़न के रिलेटेड एक्सपेंस को आप दूसरी तरफ लिखेंगे। कैसे सर? अगर आप अलाउंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट, अलाउंस लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, इंक्रीज़ करने के लिए उसे आपको क्रेडिट करना होगा। तो देखो क्रेडिट कर दिया, मगर डेबिट उससे जो रिलेटेड खर्चा यानी कि बैड डेट्स, जिसे हम यहाँ पर इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस कहते हैं, देखें वो डेबिट कर दिया है। और अगर अलाउंस हमें डिक्रीज़ करना है तो पीएनएल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? बैड डेट्स अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें बैड डेट्स जिसे इररिकवरेबल डेट अकाउंट हम यहाँ कहते हैं, ये हो गया क्रेडिट, और डेबिट कर देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स अकाउंट। नाउ दिस बेसिकली मीन्स कि जो हमारा बैड डेट्स अकाउंट है ना, उसके अंदर मल्टीपल एंट्री हो रही है, जबकि 11th के अंदर बस बैड डेट होता था एंड दैट्स इट। बट यहाँ पर बैड डेट्स भी आप रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड भी रिकॉर्ड करेंगे, एंड अलाउंस के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों में से एक ही होता है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी आप इररिकवरेबल डेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफ़र होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इससे हमारे प्रॉफिट के फिगर में कोई बदलाव नहीं आता है, अल्टीमेटली इफेक्ट वही आएगा। एक क्वेश्चन करके देखें तो बेटर आइडिया होगा। देखें, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ देखें, वो कह रहे हैं जी इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है। साल के दौरान 2500 हमारे ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने कहा कि $2,500 वी आर नॉट गोइंग टू पे यू। ओके, अलाउंस फॉर रिसीवेबल यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो हमारा अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस साल की शुरुआत में $4,000 था, और आपको बता रखा है कि हमें जो अलाउंस चाहिए डाउटफुल डेट के लिए, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि 4,500 हमें पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लगता है, और इसीलिए हमारा अलाउंस 4,500 से क्रिएट होना चाहिए। इस साल के अंदर इतने अमाउंट से प्रोविज़न रहना चाहिए। और फिर आपको रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 70,000 दे करके रखा हुआ है। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन दी बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट के अंदर देखें आप, तो जैसे हमें बैड डेट्स, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं रखा मैंने, तो 2,500 का मेरा बैड डेट्स हुआ है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा। तो देखो इररिकवरेबल डेट का डेबिट साइड के अंदर 2,500 हमने यहाँ पर लिख रखा है, एंड एट द सेम टाइम आप अलाउंस अकाउंट पे आ जाएं। अलाउंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 4,000 है, और वो कह रहे हैं कि इस साल के एंड के अंदर हमारा बैलेंस जो है 4,500 होना चाहिए। इसका मतलब हमें अलाउंस को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा बाय $500। नाउ दिस इंक्रीज इज़ गोइंग टू हैपन थ्रू द इररिकवरेबल डेट अकाउंट, जैसा कि हमने अभी देखा। तो इसी का इफ़ेक्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा $500 से डेबिट साइड पे, एंड द बैलेंसिंग फिगर वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफ़र होगा, विच इज़ गोइंग टू बी 3,000 इन आर एग्जाम्पल। नाउ आपको एग्ज़ाम के अंदर सवाल यही आ सकता है कि आप बताएं इररिकवरेबल डेट का कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफ़र होने वाला है, राइट, या फिर आपका अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स कितने से इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस करें इसको, और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे मुझे डाउट बताएं। मैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स आपको मदद कर देंगे आपके डाउट को क्लियर करने में। फाइनली एंडिंग आवर लेक्चर विद वेरी फ्यू कॉन्सेप्ट्स। पहली बात है एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस। ये एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे विच इज़ F7, तब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस का सिंपली मतलब ये होता है कि कितने अमाउंट के हमारे कस्टमर्स जो हैं हमें कब से उन्होंने पैसा नहीं दिया है, इसकी जब डिटेल बनती है, यानी कि अमाउंट ऑफ डेट ओड एंड हाउ ओल्ड द डेट इज़। इससे हमें कंट्रोल रखने में मदद मिलती है कि भाई हम कौन से लोगों पर ज़्यादा फोकस करें। तो ऑब्वियसली बात है कि जो
बहुत ज़्यादा समय से हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उनका चांस होता है कि वो इर्रिकवरेबल डेट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उनके ऊपर फोकस करेंगे कि पैसा हमारे पास जल्दी आ जाए, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर ए रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट लिमिट कम्स इन। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को उधार पे कितना माल बेचना है, ठीक है। और नए कस्टमर के लिए हम क्रेडिट लिमिट कम सेट करते हैं, और ऐसा कस्टमर जिससे हम रेगुलरली डील कर रहे हैं उसके लिए क्रेडिट लिमिट ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, राइट। सो नए कस्टमर के लिए, या जिसका पास्ट में ख़राब रिकॉर्ड है, या फिर हम अपना रिस्क कम करना चाहते हैं, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक नहीं चल रहा है, तो भी हम क्रेडिट लिमिट को कम पर सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो क्रेडिट लिमिट बेसिकली कितना हम सामने वाले को उधार देने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्रेडिट लिमिट, ठीक है जी। एंड देयरफॉर 3 कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो के अंदर ख़त्म कर लिए। चलिए जी, तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर और बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में।